क्योंकि ये धार्मिक शोर शराबा जो है वो पिछले कई दिनों से कानों में सियासी जहर घोल रहा है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस मुद्दे पर मौजूद हैं, हमसे बातचीत हो रही है। राघवेंद्र सिंह हैं, काजी इमरान लतीफ़ हैं, नितिन चतुर्वेदी हैं, हाजी हसन अहमद, ताहिरा हसन, ये तमाम खास लोग हमारे साथ मौजूद हैं। राघवेंद्र जी, आपके पास आएंगे। राघवेंद्र जी, आपको क्या नहीं लगता है कि अपने सियासी फायदे के लिए ऐसे मुद्दों को हवा दिया जा रहा है? देखिए स्वाति जी, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, इतने सम्मानित चैनलों में बैठ करके आकर इतने शुद्ध झूठ लोग बोलते हैं आके। अभी हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक हिंसा करवाती है। वास्तविकता ये है, विभिन्न राजनीतिक दलों ने इनका तुष्टीकरण करके, इनको झूठा लालच दे करके इनके इतने मनोबल बढ़ा दिए हैं, ये लोग इस प्रकार की बात करने में कोई हिचक का अनुभव नहीं करते। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बेशर्मी से इलाहाबाद हाईकोर्ट जा करके आतंकवादियों को छुड़ाने की वकालत करते हैं, कहते हैं इससे हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द कायम होगा। भला हो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जब इनको फटकार लगती है, क्या आप इनको अवार्ड देंगे इन आतंकवादियों को छुड़ा करके? उन सबको आजीवन कारावास हुआ है। शर्म आनी चाहिए। बड़े बड़े स्कॉलर मुस्लिम आकर के इस प्रकार की बात करते हैं, कहते हैं आगे 3 तलाक और हिजाब भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती करा रही है। भाई ये बताइए, मुस्लिम महिलाएं मुस्लिम बहनें क्या हमारी बहनें नहीं है? क्या 3 तलाक क्या उनके हित में था? आज की तारीख में 100 महिलाओं को 3 तलाक होता था, आज मात्र 10 महिलाओं का होता है। हिजाब के विषय में क्या कह रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी कोई बैन लगाए हुए है क्या? वास्तविकता ये है, ये लोग मन इतने बड़े हुए हैं, टीवी पर आ करके अनर्गल कुछ भी करने लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाती है। वास्तविकता यह है, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास नारे को जगजात कर रही है। पिछले 5 सालों में एक भी दंगा सर राघवेंद्र जी, आपकी पार्टी पर भी तो आरोप लगते हैं, आरोप तो आपकी पार्टी पर भी लगते हैं सर। बीजेपी कहाँ इससे पीछे है? वास्तविक मुद्दों पर तो कोई बात नहीं करता। नहीं स्वाति जी, आरोप लगाने के लिए तथ्य बताएं। भाई ये बताइए, इन्होंने इतना बड़ा आरोप लगा दिया भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक हिंसा करती है, तथ्य बताइए। मैं बैठा हुआ भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हसन अहमद जी, क्या जवाब देंगे? बताइए, भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक हिंसा कराती है। जवाब दे रहे हैं हसन अहमद, जवाब दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं। देखिए, हम लोग इस देश में सरकार चल रही है, विभिन्न प्रदेशों में सरकार चल रही है, हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, हाँ ये बात सही है, हम लोग जितना हिंदुओं के हितों की रक्षा करते हैं उतने मुसलमानों के हितों की रक्षा करते हैं। हम लोग तुष्टीकरण किसी प्रकार का नहीं करते। पहले तो आप ये क्लियर कर लिए कि मैंने कहा राजनीतिक पार्टियां सांप्रदायिक हिंसा कराती है, और भारतीय जनता पार्टी का तो एक इतिहास रहा है, एक इतिहास रहा है। आप कौन सी भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं? बात तो करते हैं हिंदू मुस्लिम एकता की, लेकिन इनके मन में जहर भरा हुआ है। ये लोग देश के हित कर रहे हैं स्वाति जी, ये लोग निश्चित रूप से अब इस विषय को देखिए, ये आपकी मानसिकता है, ये आपकी मानसिकता है जो आपकी वाणी के माध्यम से तमाम भारतवासी देख रहे हैं, भारत समाचार के माध्यम से। ये आपकी मानसिकता है मुसलमानों को लेके, ये आपकी मानसिकता है दाढ़ी और टोपी को लेके। यही मानसिकता असली है। ये जो चेहरा इस वक्त आपका दिख रहा है ये असली है, बाकी सब ढकोसला है। जब जब हमारे मुख्यमंत्री सामाजिक सौहार्द की बात करते हैं, तब तब आप लोग समाज में जहर घोलने के लिए चले आते हैं। आपका काम है, आप नहीं चाहते कि सरकार की मंशा आगे बढ़ सके। आप लोग हैं वो आप चिन्हित लोग हैं जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री ने रमजान की बधाई दी, आप लेके चले आए अजान पे विवाद और इंपोर्ट करके लाए दूसरे राज्य से। अरे राज ठाकरे पे क्या कार्रवाई की आपने? भारत में आपकी सरकार है, राज ठाकरे ने इतना बड़ा स्कैंडल किया, सारा हिंदुस्तान जलने लगा, इतने दंगे हो गए। आपने सारे दंगों की बात गिनवा दी, लेकिन ये नहीं गिनवाया कि रामनवमी पर जहां मुसलमान भाई शरबत और पानी पिला रहे थे वो नहीं दिखाया, क्योंकि आप सिर्फ नफरत की बात करना जानते हैं। और आपका इतिहास रहा है, एक बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। गुजरात में आपकी सरकार थी, क्या हुआ? जहां जहां आपकी सरकार रही वहीं पे क्या होता है? जबकि मैं सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन आपकी मंशा यही है। आज कल जब देखने को आया कि मदरसों के उत्थान की बात होने लगी, तो आज आप चले आए कि इनकी मंशा ये है। अरे सामाजिक समरसता गोलिए, जहर मत गोलिए। आप लोग हिंदू मुस्लिम एकता को नहीं चाहते, देश में हिंदू मुस्लिम एकता कायम हो।
आप लोग मुझे नहीं कहना चाहिए, किसी अन्य देशों ये आपकी सरकार का स्टैंड है, ये आपका जाती नजरिया है, ये उत्तर प्रदेश सरकार का ये नजरिया है, ये भी बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी को प्रमाण दे चुके हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जो आप बोल रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण है, ये आपका निजी है। आप उनके एजेंट नहीं है, आप उनके एजेंट नहीं है श्रीमान जी। किसके एजेंट नहीं है? आप जिस बिहार में बोल रहे हैं आपके पीछे जो बैकग्राउंड है, पैमाने पर मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। आप लोग मुस्लिम समाज का जो वोटर होता है, जो मुस्लिम समाज का भारतीय जनता पार्टी का पक्षकर होता है, तो आप हम लोगों को मुसलमान मानते हैं कि नहीं? ये हमें आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है। ये कैसे लोग हैं, ये क्या मानसिकता के लोग हैं जो इतनी बड़ी पार्टी की, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके प्रवक्ता होने का दावा करते हैं और इनको खुद नहीं पता कि ये स्टैंड इनका है कि इनकी पार्टी का है। ये कैसी एंगल बातें कर रहे हैं, ये जहर घोलने का काम करते हैं। क्या बोल रहे हैं जरा बताइए, ये तो कोई हमें समझ में नहीं आ रहा, क्या बोल रहे बताइए। ये इनकी अच्छी बात कोई भी इनकी समझ में नहीं आती, नफरती बातें इनकी समझ में आती है, प्यार मोहब्बत सौहार्द की बातें इनकी समझ में नहीं आती। प्रमाण की आवश्यकता नहीं है मुझे। उत्तर प्रदेश के 8% मुसलमानों ने हमें वोट दिया है। ठीक है अभिषेक जी, उसी उत्तर प्रदेश में मैं भी पैदा हुआ हूँ, वहीं से आता हूँ, कहीं से इम्पोर्ट होके नहीं आए। यही मानसिकता है आपकी, यही प्रदेश को बांटने वाली मानसिकता, यही। अब आप मुसलमानों को भी बांटेंगे। अरे कितना बंटवारा चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं, कहाँ रुकेगी आपकी नफरत? क्यों है इतनी नफरत, क्यों इतनी नफरत है? अभी तो रामनवमी गया है, नवरातन गया है, कुछ तो अच्छा कीजिए, रमजान का लिहाज कीजिए, रामनवमी का लिहाज कर लिया होता कि सिर्फ नफरत की राजनीति करनी है। अरे 5 साल तक अब आप है, 5 साल तक है। अब आप ये बताइए बेरोजगारों को रोजगार कब मिलेगा? नितिन जी आपका स्टैंड भी लेना चाहेंगे। नितिन जी, सवाल ये है कि सामाजिक सौहार्द आखिरकार तमाम पार्टियों को रास नहीं आता और कहीं ना कहीं अपनी सियासी रोटियों को चमकाने की कोशिश की जाती है। आप क्या कहते हैं कि धर्म स्थलों पर, चाहे दोनों समुदाय के धर्म स्थल हो, क्या लाउड स्पीकर पूरी तरीके से बैन कर देने चाहिए? देखिए, ये स्टैंड सरकार का होना चाहिए। सरकार को कानून के अंतर्गत रह के कार्य करना चाहिए और ऐसा कोई कार्य करना नहीं चाहिए जो किसी धर्म विशेष के लिए हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। दोनों की भावनाओं को समान रूप से देखना चाहिए। हिंदू और मुस्लिम हमेशा से एक भाईचारे की तरह रहे हैं। जैसे कि अभी हाजी हसन जी ने कहा, एकदम सही कहा, हमें किसी भी तरीके से आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। कुछ राजनीतिक लोग अपने पर्सनल फायदे के लिए लोगों को लड़ाते हैं, हमें उनसे ऊपर उठ के सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हो चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो, ये हर तरीके की पार्टियां जो है वो अपने पर्सनल एजेंडे को लेकर ये कार्य करती हैं। ये ठीक नहीं है, कैसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मरता है वो सिर्फ आम आदमी मरता है। आज की डेट में चाहे आप लाउड स्पीकर पे और चाहे अजान पे चाहे मंदिरों पे किसी पे भी डिबेट करिए, सड़क पे मरता सिर्फ आम आदमी है, कोई राजनेता नहीं मरता। राजनेता सिर्फ बैठ के वहां पे अपनी टिप्पणी करता है, बिल्कुल, और उनको मुआवजा देता है। लेकिन जिनके घर के लोग मरते हैं उनसे आप जाके पूछे तो वो कहेंगे ना मैं हिंदू ना मैं मुसलमान हूँ, मैं सिर्फ एक इंसान हूँ और मैं एक भारतीय हूँ और मुझे इस देश में रहने का पूरा अधिकार है। जितना इनको है उतना मुझको है, और कोई भी आदमी कानून के ऊपर नहीं है। हर आदमी को कानून के दायरे में रहने है और रहना पड़ेगा। आप इस मामले पर क्या कहेंगे, क्योंकि कोर्ट के दिशा निर्देश बिल्कुल क्लियर है, गाइडलाइंस बिल्कुल क्लियर है, आखिरकार लोग कोर्ट को क्यों नहीं मानते, कोर्ट की गाइडलाइंस को क्यों नहीं मानते? देखिए, सरकार नहीं चला पा रही, इस नाते नहीं मानते। कोर्ट की गाइडलाइंस बिल्कुल है कि किस एरिया में किस डेसिबल का साउंड हो सकता है। अब वो उस तीव्रता का है कि नहीं है, ये जिम्मेदारी है सरकारी महकमों की, वो जाके उसकी जांच करें। जहां पर है वहां ठीक है, जहां नहीं है वहां उस दायरे में लेकर आए या कार्रवाई करें। कार्रवाई करने से किसी ने नहीं रोका है। लेकिन दरअसल अभी पूछा जाए कार्रवाई कितनी हुई, तो शायद एक भी जगह एक भी मस्जिद के माइक पे कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन उसके नाम पर जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो पूरे देश के अंदर किया जा रहा है। तो इससे मतलब साफ समझ में आ रहा है, कुछ ना कुछ छिपाने की कोशिश हो रही है, नफरत फैलाने की कोशिश हो रही है। और बड़ी अजीब विडंबना है कि आज 14 अप्रैल को हम लोग बैठे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, और आज हम क्या देख रहे हैं कि आज जो मुकाबला हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, एक तरफ बाबा साहब का संविधान है और दूसरी तरफ बाबा जी का बुलडोजर है। और ये जो बाबा जी का बुलडोजर है वो किसी धर्म विशेष के ऊपर नहीं चल रहा है। मैं तो इस बात को मानता हूं कि अगर बाबा जी का बुलडोजर कहीं चल रहा है तो बाबा साहब के संविधान के ऊपर चल रहा है। जो लोकतांत्रिक मर्यादाएं हैं उनके ऊपर जो चल रहा है, संवैधानिक मर्यादाओं के ऊपर चल रहा है। जो एक पूरा खूबसूरत लोकतंत्र है देश का, जो पूरी दुनिया के अंदर सबसे खूबसूरत और सबसे मजबूत लोकतंत्र है भारत का, उसके ऊपर ये बुलडोजर चलाया जा रहा है।
सिर्फ और सिर्फ विरोधियों का जो आवाज है उसको दबाने की कोशिश हो रही है, विपक्षियों की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है, एक धर्म विशेष के लोगों को और विरोधी लोगों को परेशान करने के लिए आपको कहीं ना कहीं नहीं लगता कि ये ये कहीं ना कहीं हमारे देश की विडंबना है, हमारा जो सामाजिक सौहार्द है वो बिगाड़ा जा रहा है? ऐसे बयानों के बाद बिगड़ रहा है, संतुलन में नहीं है। बिल्कुल सही है कि ये जो हमारा गंगा जमनी ताना बाना है उसके ऊपर ये बहुत असर कर रहा है। और देखिए, जब इस तरह की बातें होती है तो देश की भी प्रोग्रेस में कहीं ना कहीं एक रुकावट आती है। अच्छा, मैं एक चीज बड़ी साफ तरह से कहना चाहती हूँ, राघवेंद्र जी ने अभी तुष्टीकरण की बात की थी। मैं कहना चाहती हूँ कि राघवेंद्र जी, ये तुष्टीकरण जो ये सेकुलर सो कॉल्ड पार्टियां करती रही, वो कहाँ पहुंचा दिया है मुसलमानों को? ये किस तुष्टीकरण की आप बात कर रहे हैं? लिटरेसी लेवल में इतना नीचे गिरा हुआ उत्तर प्रदेश में मुस्लिम कम्युनिटी के पास एजुकेशन की हालत देख लीजिए, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन देख लीजिए, सच्चर और रंगनाथ सब बता चुके हैं। ऐसा तुष्टीकरण मुसलमान को नहीं चाहिए। और इसका जो विपक्षी पार्टियां हैं वो तमाम मसलों पे कोई बोली? विपक्षी पार्टियां क्या हैं? विपक्ष का काम ही नहीं कर रही हैं वो। तो विपक्षी पार्टियों से कोई एक कम्युनिटी को मत बांधिए। काजी इमरान लतीफ जवाब दीजिए। हिसाब से देगी, उसका अपना दिमाग है, वो अपने हिसाब से देगी। इस बार आप देखिएगा। आम आदमी पार्टी की बात है, आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की हर नफरती सोच का जवाब देने का काम किया है। हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नफरत वाली राजनीति का जवाब कभी नफरत से नहीं दिया जा सकता है। इस नफरत की राजनीति का मुकाबला अगर किया जा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ मुद्दों की राजनीति से किया जा सकता है। इनकी अजान की जो नफरत है उसका मुकाबला हम बिजली के मुद्दे से करेंगे, इनके कब्रिस्तान की जो नफरत है उसका मुकाबला हम पढ़ाई के मामले से करेंगे, शिक्षा के मामले से करेंगे। ये जो हिंदू मुसलमान करके पाकिस्तान के नाम पर जो नफरत फैलाने का काम करते हैं उसका मुकाबला हम अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दों पर करेंगे, बेरोजगारी के मुद्दे पर करेंगे, महंगाई के मुद्दे पर करेंगे। और दरअसल भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है, वो अपने मैदान में खिलवाना चाहती है विपक्षी पार्टियों को कि हम आए और इनकी इस तरह की जो नफरत वाली राजनीति है उसके पूरे दांव पेच में उलझें। लेकिन आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो आज पूरे देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी से टकराने की हिम्मत रखती है, जो भारतीय जनता पार्टी के सामने एक सशक्त, सकारात्मक और व्यवहारिक विपक्ष के रूप में खड़ी है अपने मुद्दों के दम पर। केजरीवाल जी का जो दिल्ली का मॉडल है आज वो पंजाब में पहुंच चुका है। आज गुजरात की जनता उम्मीद भरी निगाहों से आम आदमी पार्टी की तरफ देख रही है। हिमाचल प्रदेश में लोग आंखें बिछाए बैठे हैं आम आदमी पार्टी के लिए। पूरे हरियाणा के अंदर आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का तेजी से विस्तार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी को इस बार विस्तार करने जा रहे हैं। तो इस बार देखिए, दूसरी पार्टियां जो अब खत्म होने के कगार पर हैं उनकी बात नहीं कर सकते। मैं आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की नफरतवादी सोच का जवाब हर फ्रंट पर देने का काम किया है, हर प्लेटफॉर्म पर देने का काम किया और पूरे दावे के साथ पूरी गारंटी के साथ ये जो मुद्दे हैं कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण इनके द्वारा पूरी तरह से करने की कोशिश की जा रही है और हिंदू वोटर्स हैं उनको अपने पाले में किया जा सके। देखिए, मैं कह रहा हूं कि अगर हम अच्छे स्कूल बनाने की बात करेंगे, अच्छे अस्पताल बनाने की बात करेंगे, अच्छी सड़कें बनाने की बात करेंगे, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करेंगे, नौकरियां देने की बात करेंगे, किसानों के लिए हम अच्छी योजनाएं लेकर आएंगे, किसानों की फसलों का वाजिब दाम देंगे, किसानों को समय पर हम उनका भुगतान करेंगे, तो इससे हिंदू का भी भला होने वाला है, मुसलमानों का भी भला होने वाला है। और आम आदमी पार्टी इसी तरह की राजनीति को स्थापित करने के लिए आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ हिंदुस्तान की। नितिन जी आपको लेंगे। नितिन जी, आपत्ति ये भी है, कुछ लोगों का ये भी कहना है क्योंकि अब सेलिब्रिटीज के भी तमाम बयान यहाँ पर सामने आए हैं। अनुराधा पौडवाल का है, सोनू निगम 2019 में ही इसको लेकर एक बयान दे चुके हैं, माफ कीजिएगा 2017 में दे चुके हैं। आपत्ति ये है कि जब अजान होती है तो लोग ठीक से सो नहीं सकते हैं। देखिए, अजान जो है सार्वजनिक तौर पे कोई भी पूजा अगर होगी तो एक धर्म विशेष के लिए तो वो बड़ी अच्छी है क्योंकि वो उस चीज़ को मानता है, लेकिन दूसरा धर्म विशेष जो है उसका उससे कोई लेना देना नहीं है, तो उसके लिए वो व्यवधान है। अगर मैं किसी मुस्लिम एरिया में जाऊं और वहां जाके हनुमान चालीसा को लाउड स्पीकर चला दूं तो उनको निश्चित तौर पे इनको आपत्ति होनी भी चाहिए। तो हमारा कहना ये कि हम ऐसी पूजा करें कि जिससे किसी भी
आदमी को कोई व्यवधान ना हो। तो पूजा करते हैं, नहीं तो हम तो किसी धर्म विशेष की बात कर ही नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं सभी धर्म विशेष की बात कर रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं इनके क्षेत्र में जाके अगर हनुमान चालीसा कराऊंगा तो ये पक्का आपत्ति दर्ज करेंगे और जाके वहां पुलिस स्टेशन में कहेंगे कि भाई मुझे इनके हनुमान चालीसा से आपत्ति है, होनी भी चाहिए। लेकिन हमें अजान से किसी को हनुमान चालीसा से आपत्ति नहीं है। आप आए, आपका स्वागत है, हमारे महल्ले में आए, हमारे घर में अगर करना चाहे तो हमारे घर के दरवाजे खुले हुए हैं। आप लाउड स्पीकर लगा के जो कोर्ट की गाइडलाइन है उस एम्पियर पे, उस डिसेबल पे आप रात भर चलाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम स्वागत करेंगे। पहले देखा रामनवमी पे क्या हुआ, करौली से एक यात्रा निकल रही थी, उसमें मुस्लिम भाइयों ने पत्थरबाजी की कि नहीं की? क्योंकि उनको आपत्ति थी, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। कितना उसमें बवाल हुआ ना, देखिए जांच तो होगी, उसमें जांच में पता चलेगा कि कौन लोग थे और कहां से फंडेड थे, कैसे आए, देखिए जांच तो होगी और जांच की रिपोर्ट भी आएगी। वही रामनवमी के जुलूस में ये भी देखा गया। लेकिन अगर आप लगा के जगह अगर आप ये जन के सामने जान चलाएंगे लाउड स्पीकर पे, तो अगर किसी को व्यवधान होगा तो अपनी आपत्ति करेगा कानूनी तौर पे। हम तो कहते हैं इसको आप कानून कर दीजिए, जैसे राम कानून कभी भेदभाव नहीं करता है किसी के साथ, कानून संभाव की भावना से ही काम करता है। कौन हिंदू, करना भी चाहिए, करना भी चाहिए। कानून इसीलिए बना है, कानून किसी को धर्म विशेष के रूप में नहीं देखता, वो किसी धर्म विशेष के रूप में कार्य भी नहीं करता। भाई राम मंदिर का निर्माण हुआ तो उसने दोनों पक्षों ने उसको माना ना, दोनों पक्षों को उसने देखा, दोनों पक्षों को एक समान रूप से देखा, दोनों पक्षों की सब बातों को सुना, उसके बाद उससे अपना निर्णय दिया। राघवेंद्र जी, सवाल ये है कि ये विवाद सिर्फ ऊंची आवाज का है या फिर विपक्ष की आवाज को दबाने का है? आरोप बहुत लग रहे हैं बीजेपी पर भी। राघवेंद्र जी देखिए स्वाति जी, अभी हमारी एक बहन ने कहा कि मुस्लिम तुष्टीकरण से मुसलमानों का भला होने वाला नहीं है। बिल्कुल नहीं होने वाला है। विभिन्न राजनीतिक दल जिस तरीके से बेसब्री से मुस्लिम तुष्टीकरण लगातार करते रहे, हमारे उत्तर प्रदेश की पिछली सरकार आजमगढ़ में आतंकवादियों के घर जाती है, उनका महिमा मंडित करती है जाके। अभी मैंने कहा इलाहाबाद हाई कोर्ट में आतंकवादी जिन्होंने हत्याएं की थी 32 हिंदुओं की, जो आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो विस्फोट हुआ था, अन्य विस्फोटों में जो गिरफ्तार हुए थे उसमें 32 लोग मारे गए थे, उनको छुड़वाने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार ने एडी पर क्यों जोर लगा दिया? कांग्रेस की सरकार के प्रधानमंत्री देश के कहते हैं मनमोहन सिंह, देश के संसाधनों में पहला हक मुसलमानों का है, क्या ये तुष्टीकरण नहीं है? सुशील कुमार सिंधे कहते हैं श्री हाफिज सईद साहब, दिग्विजय सिंह कहते हैं ओसामा जी, राहुल गांधी कहते हैं मसूद अजहर साहब, सोनिया गांधी जी इमरान लतीफ जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं? राघवेंद्र जी, इमरान लतीफ इस पर कुछ जवाब देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, राघवेंद्र जी को भी सुन लीजिए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सरकार चला के दिखाई है, हम लोगों ने विकास के कितने काम किए। स्वाति जी, अभी ये आतंकवादियों की बात कर रहे थे और ये शायद अपना इतिहास ही भूल जाते हैं कि इन्होंने उस पीडीपी के साथ सरकार बनाई जिसने आतंकवादी अफजल गुरु को शहीद का दर्जा देने का काम किया। आप ये बताइए, इनसे पूछिए कि मसूद अजहर को छोड़ने वाला कौन था, मसूद अजहर के सामने घुटना टेकने वाला कौन था? इनसे पूछिए कि कारगिल में ताबूत में घोटाला करने वाला कौन था? इनसे पूछिए कि जो लोग आज राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, देशभक्ति की बात कर रहे हैं, उनसे पूछिए कि 52 साल तक इनके मुख्यालय पर तिरंगा क्यों नहीं फहराया गया था? इनसे पूछिए कि आजादी से पहले इनके जो आदर्श हैं पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उन्होंने जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग के साथ सरकार क्यों बनाई थी? तो ये अपना पूरा इतिहास पहले पढ़ के आए। दरअसल इनको अपना इतिहास ही नहीं पता है कि हमेशा से ये राष्ट्र विरोधी रहे हैं, हमेशा से ये देश विरोधी रहे हैं, हमेशा से आतंकवादियों का साथ देने का काम इन्होंने किया है। पाकिस्तान में जाके केक काटने का काम ये करते हैं, पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाने का काम ये करते हैं, जिन्ना की पार्टी के साथ सरकार बनाने का काम ये करते हैं, ताबूत में घोटाला करने का काम ये करते हैं, कारगिल में ताबूत में घोटाला करने का काम ये करते हैं, पीडीपी के साथ सरकार बनाने का काम ये करते हैं। वो पीडीपी महबूबा मुफ्ती जिन्होंने अफजल गुरु जैसे आतंकवादी को शहीद का दर्जा दिया था, उसके साथ सरकार बनाने का काम ये करते हैं। अरे ये सब ढोंग करने का काम करते हैं, दरअसल देशभक्ति के नाम पर देश को लूटने का काम कर रहे हैं। आज जनता त्राहिमाम कर रही है, लोग बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है, अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही, अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल रहा, सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, पूरा जंगल राज कायम है। इसको छिपाने के लिए ये नफरत की राजनीति का सहारा ले रहे हैं और कुछ नहीं इनके पास है। दरअसल ये काम नहीं कर सकते, इसलिए नफरत फैला रहे हैं। आप लोग अपनी चिंता करिए, हमारी चिंता देश की जनता कर रही है। प्रदेश
रही है। आप हमें आपके प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, आप लोग शांत रहिए। सर पहले हिजाब का मामला सामने आता है, लोकसभा माफ कीजिएगा विधानसभा चुनाव से पहले और उसके बाद हलाल और आप वोट दिया है, अहंकार मत करिए। आप अब जनता की फिक्र भी कर लीजिए, अब जनता की फिक्र आप कर लीजिए कि जनता किस हाल में है। उत्तर प्रदेश की जनता ने राघवेंद्र जी, इस तरह का अहंकार अच्छी बात नहीं है। यही अंग्रेजी हुकूमत कभी होती थी आजादी से पहले। आज उनका कपड़ा यहाँ के बैंड बाजे वाले पहन के घूमते हैं, अहंकार किसी का नहीं रहता। जनता ने आपको काम करने के लिए वोट दिया है, बेरोजगारी दूर करने के लिए वोट दिया है, महंगाई दूर करने के लिए वोट दिया, अच्छे स्कूलों के लिए वोट दिया, अच्छे अस्पतालों के लिए वोट दिया है, नफरत फैलाने के लिए वोट नहीं दिया है, दंगे फैलाने के लिए वोट नहीं दिया है, बुलडोजर चलाने के लिए वोट नहीं दिया है, कानून की हिफाजत के लिए वोट दिया है, संविधान की रक्षा के लिए वोट दिया है, विकास का काम करने के लिए वोट दिया है, जनहित के लिए काम करने के लिए वोट दिया है। नफरत फैलाने के लिए आपको वोट नहीं दिया। इतना अहंकार अच्छी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी का समय बहुत कम रह गया है, तमाम लोगों को अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। राघवेंद्र जी अपनी बात लगातार कह रहे हैं, काजी इमरान लतीफ भी अपनी बात कह रहे हैं। नितिन जी क्या कहेंगे इस पूरे मसले को लेकर? मैं तो ये मैं सरकार से यही आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि अगर अजान से किसी को दिक्कत है तो वो अपनी आपत्ति कानून में जाके दर्ज कराए। और कानून का ये कार्य है कि दोनों पक्षों का समान रूप से, एक रूप से देखते हुए उनकी आपत्तियां दर्ज करते हुए जो भी कानूनी तौर पर इसका मसले का हल निकले वो करे। किसी भी समुदाय के किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार बिल्कुल ना दे कि वो ऐसा कोई व्यवधान उत्पन्न करे जिससे किसी दूसरे धर्म विशेष के लोगों को कोई आपत्ति हो। हसन अहमद जी, आपको क्या लगता है कि इस मामले पर सरकार अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है, और अगर कमियां हैं तो कहां कमियां हैं और उन कमियों को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है? आपकी राय? देखिए, इसको कुछ संगठनों ने और कुछ राजनीतिक संगठनों ने और कुछ धार्मिक संगठनों ने बहुत तेजी से लपक लिया। और ये मुद्दा शुरू हुआ था, राज ठाकरे जी जानते हैं, जैसा कि वो देखा गया कि उनकी सियासी और राजनीतिक हैसियत क्या बची है महाराष्ट्र में, वो क्या हुआ करते थे, क्या थे। तो उनको बड़े अच्छे टाइम पे उन्होंने इस मुद्दे को लपक के पूरे हिंदुस्तान में खलफिशार मचा दिया। तो इसलिए उसी तरह के, उसी मेंटेलिटी के लोगों ने इसको जगह जगह पे अपने हिसाब से इस मुद्दे को लपक लिया। आज कोई बेरोजगारी की बात नहीं कर रहा है, आज कोई महंगाई की बात नहीं कर रहा है, आज कोई अशिक्षा की बात नहीं कर रहा है। क्या ये सारे मुद्दे खत्म हो गए? कोरोना फिर से हमारे दरवाजे पे खड़ा है और हम उलझे लाउड स्पीकर के इस्तेमाल में। आज हम अस्पतालों की बात नहीं कर रहे कि हमारे पास कितने बेड है, ऑक्सीजन की पोजीशन क्या है, अगर कल को खतरा गंभीर हो गया तो क्या होगा। तो फिर हम एक दूसरे पे इल्जाम लगाते फिरेंगे कि मरकज ये था और ये फला था, वो ढमक था। और आज जब हमें मौका है कि हम उसकी तैयारी करें तो उस पर नहीं है। ये तो पूरी तरह से क्लियर है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका राजनीतिक करियर अब शून्य की तरफ बढ़ रहा है और इन विवादों के जरिए कहीं ना कहीं उनको नई संभावनाएं जरूर दिख रही हैं। शायद यही वजह है कि ऐसे जो बयान हैं उनको तूल दिया जा रहा है। ताहिरा हसन जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप भी ये मानती हैं कि कानून से ये देश चलता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको बराबरी का हक है और ऐसे विवादों को जगह नहीं मिलनी चाहिए, तूल नहीं मिलना चाहिए? ताहिरा जी? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। ऐसे विवादों को जगह मिलने की जरूरत ही नहीं है। जब हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का एक दिशा निर्देश आ गया कि कितना वॉल्यूम रखा जा सकता है, तो जाहिर है अब ये स्टेट जो है वो इसको इम्प्लीमेंट कराएगी, न कि एक आदमी कहेगा कि हम अगर अजान हो रही है तो हम यहाँ पर दूसरा कुछ अपना शुरू करेंगे। मतलब इस तरह की बात करना कि आप लोकतंत्र में और बाबा साहब के संविधान पर यकीन ही नहीं करते हैं जिससे देश चलता है। जब कानून के ऊपर कोई नहीं, सिर्फ इस जबान से कहने की बात तो नहीं है ना, ये कोई इबारत नहीं है कि कागज पे लिख के जेब में रख लिया। ये देश संविधान से चलता है और चलता रहेगा। तो जाहिर है जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं लोग, उनके खिलाफ लगाम कसनी चाहिए। और आज मैं एक बात और कहूंगी कि आज बर्थ एनिवर्सरी है बाबा साहब की, और उन्होंने कहा था, ज्योतिबा फूले ने भी कहा था कि जो एजुकेशन है ये की है एक, जिससे हैव और हैव नॉट के गैप को मिटाया जा सकता है। तो क्यों ना सरकारी स्कूलों को बेहतर करते, अगर नहीं कर पा रहे हैं। 2015 में हाई कोर्ट का आया था दिशा निर्देश कि जितने भी नेता हैं और ऑफिसर से अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजें। बिल्कुल। जिससे राघवेंद्र जी, फाइनल कमेंट आपका, और उसके बाद हमारे पास बहुत वक्त नहीं है चर्चा को समाप्त करने का। सामाजिक न्याय की पार्टियों ने भी नहीं किया। मुझे लगता है कि कोठारी कमीशन को लागू करना चाहिए। किसी भी प्रकार की अराजकता, गुंडागर्दी, इस प्रकार की बातों को बिल्कुल भी
कोई भी अगर बिल्कुल। इसमें कोई इस प्रकार की घटना करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई बिल्कुल, की क्योंकि जाए। आपकी सरकार है और आपका पूरी तरीके से उत्तरदायित्व बनता है, अकाउंटेबिलिटी बनती है कि आप निष्पक्ष तरीके से ऐसे मुद्दों को सुलझाएं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और इस गंभीर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। राघवेंद्र सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। काजी इमरान लतीफ, आपका भी शुक्रिया। नितिन जी, आपका भी शुक्रिया। हाजी हसन अहमद, आपका भी शुक्रिया। और ताहिरा हसन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार ऐसे विवादों को क्यों तूल दिया जाता है और जो वास्तविक मुद्दे हैं वो आखिरकार बहुत पीछे क्यों हो जाते हैं। फिलहाल कुरुक्षेत्र में इतना ही, दीजिए इजाजत।